अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था कि सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स की कोर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, कोड डिटेल पढ़ी थी हमने। उसके बाद हमने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के दरमियान में डिफरेंसेस को देखा था कि सोर्स कोड क्या है और ऑब्जेक्ट कोड क्या है। और साथ ही साथ हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो एरर्स अकर होते हैं उनके बारे में पढ़ा था और उनकी टाइप्स को देखा था। आज हम जो है वो बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की, कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है और सिंटेक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सिंटेक्स क्यों ज़रूरी होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे पास होता क्या है। बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिखी हुई होती है, जो कंप्यूटर को बताती है कि उसको क्या परफॉर्म करना है। बेसिकली ये जो है एक तरीके का ब्रिज होती है ह्यूमन लॉजिक और मशीन एग्जीक्यूशन के दरमियान में। जो हम ह्यूमन बीइंग्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन सोचते हैं उसको हम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस के तौर पे लिखते हैं ताकि मशीन उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके और एग्जीक्यूट करने के साथ साथ हार्डवेयर जो है कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सके ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सके। अगर इसके अंदर हम लोग कोर में जाके बात करें तो एक प्रोग्राम बेसिकली करता क्या है, वो एक इनपुट, एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स को लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है। किस तरीके से प्रोसेस करता है, जो लॉजिक हमने एल्गोरिथम में डिफ़ाइन करी हुई है उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो इनपुट्स को प्रोसेस करता है। उसके बाद जो है हमारे पास डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो जनरेट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सिंटेक्स की इम्पोर्टेंस की प्रोग्रामिंग के अंदर। बेसिकली सिंटेक्स को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी जो है वो कुछ रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चरल रूल्स होते हैं और कन्वेंशंस होती हैं कि किस तरीके से सिंबल्स यूज़ होंगे, कौन से कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और स्टेटमेंट जो है वो किस फॉर्म में अरेंज होनी चाहिए, प्रोग्राम वैलिड होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली इसको भी जो है वो हम ग्रामर ऑफ कोड कह रहे होते हैं। और अगर हम बात करी जाए कि सिंटेक्स बेसिकली हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, तो उसके हमारे पास सेवरल रीजंस हैं जो कि हमारे पास मेंशन हुए हुए हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की अंडरस्टैंडिंग। जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली हमारे पास मशीन्स ही हैं जो कि हमारी तरह कैपेसिटी नहीं रखती कि वो गैस कर सके कि बेसिकली ह्यूमन कहना क्या चाह रहा है। तो अगर हमारे पास सिंटेक्स जो है वो इनकरेक्ट होगा तो हमारे पास जो ट्रांसलेटर्स हैं, कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स, तो वो जो हैं वो बिल्कुल भी उस इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ पाएंगे कि ये प्रोग्राम जो है वो क्या कहना चाह रहा है या प्रोग्राम में क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन है। तो बेसिकली ये जो है हमारे पास सिंटेक्स एरर की तरफ जो है वो लेके चले जाता है, जो कि हमारे प्रोग्राम को जो है वो रन करने से ही रोक देता है। उसके बाद हम बात करें तो दूसरी चीज़ हमारे पास है लॉजिकल कंसिस्टेंसी। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो रिजिड सिंटैक्स जो है वो यही इंश्योर करता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो स्ट्रक्चर्ड हो और हार्डवेयर जो है वो एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सके उसको। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि हम स्कोप डिफाइन कर देते हैं, हायरार्की बना रहे होते हैं, प्रेसिडेंस रखते हैं, इंश्योर कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस पहले परफॉर्म होंगी, कौन सी बाद में परफॉर्म होंगी। तो इस तरीके से ताकि हमारे पास जो है वो हम प्रोग्राम में जो है वो प्रोग्राम लिखा हुआ ही इस तरीके से हो कि हमें मालूम हो कि डेटा जो है वो किस तरीके से जा रहा है, डेटा किस तरीके से मैनिपुलेट होगा और कब मैनिपुलेट होगा। उसके बाद बात करें तो हमारे पास है रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी की। हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जो है वो कोड को लिखने की कोशिश करते हैं, स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए एक सिंटेक्स को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि कोड जो है वो रीडेबल भी हो, साथ साथ जो है वो आगे के फ्यूचर यूज़ के लिए जो है वो दूसरों के लिए समझने के लिए आसान हो। ताकि अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कोड लिख रहा हूँ और कुछ सालों के बाद जो है वो कोई दूसरा बंदा मेरा कोड जो है वो पढ़ने जा रहा है तो कोड उस वे में लिखा हुआ हो, उस स्टैंडर्डाइज वे में लिखा हुआ हो कि दूसरा बंदा जो अरसे बाद उस कोड को पढ़ रहा है तो उसके लिए आसानी हो, वो आराम से पढ़ सके, उसको समझ में आ रहा हो कि नेमिंग क्या रखी हुई है, अगर रखी हुई है तो क्यों रखी हुई है, इंडेंटेशन जो है वो बिल्कुल करेक्टली गिवन हो और समझ में आ रहा हो कि एलओसीज कौन सी किससे डिफरेंट हैं, ताकि उसको अपग्रेड करने में या डिबग करने में भी जो है वो इशू
इश्यूज़ ना हो और कोई कन्फ्यूजन ना हो। एरर प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। आजकल की जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो बेसिकली स्ट्रिक्ट सिंटेक्स को यूज़ कर रही होती हैं ताकि जो है वो लॉजिकल मिस्टेक्स जो हैं वो हमें पहले ही मालूम चल जाए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने बात की भी है कि एक सेमी कॉलन जो है वो हमें यूज़ करना पड़ता है हर स्टेटमेंट के एंड के ऊपर, ताकि कंपाइलर जो है वो दो स्टेटमेंट्स को जो है वो मर्ज ना कर दे और उनको एक सिंगल स्टेटमेंट समझ के जो है वो एग्जीक्यूट ना करवा दे। अब हम थोड़े से एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, विच इज़ अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें, हमने जो स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, हमने फॉर लूप्स, हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था, हमने बाकी चीज़ों को देखा था, तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए फॉर है, ऑप्शन बी इफ एल्स है, ऑप्शन सी वाइल है, ऑप्शन डी डू वाइल है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास तीन जो हैं वो तो लूप्स की कैटेगरी में आते हैं और एक वाहिद है हमारे पास ऑप्शन जो हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर में आ रहा हो तो जो है इफ एल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, इफ एल्स। सेकंड हमारे पास है विच लूप इज बेस्ट व्हेन आइटरेशंस आर नोन। तो हमें आइटरेशन बेसिकली हम कहते हैं किसको है कि हमारे पास जो है वो किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को जो है वो रेपिटेटिवली परफॉर्म करवाना होता है, तो उस रेपिटेशंस को हम जो है वो आइटरेशंस का नाम दे रहे होते हैं। तो जब हमारे पास आइटरेशंस जो है वो पता होती हैं तो सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो है हमारे पास फॉर लूप का। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है, डू वाइल लूप एग्जीक्यूट बॉडी एटलीस्ट वंस। जो डू वाइल लूप है वो कंडीशन चेक करने से पहले ही एक मरतबा चल जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है, वंस। उसके बाद है विच स्टेटमेंट स्किप्स द करंट आइटरेशन, कि अगर हमें करंट आइटरेशन को स्किप कराना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है, कंटिन्यू का कीवर्ड यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास विच स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप, मतलब वो कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारे पास लूप को टर्मिनेट करवा देती है। तो ब्रेक हमारे पास वो स्टेटमेंट है जो हमारे लूप को टर्मिनेट करवा देती है। उसके बाद है हमारे पास अ लूप इनसाइड अ लूप इज कॉल्ड डैश। अगर हम लूप के अंदर एक लूप को जो है वो इंसर्ट करवाते हैं तो उसको जो है वो नेस्टेड लूप का नाम दिया जाता है। उसके बाद है हमारे पास इफ एल्स इज अ टाइप ऑफ डैश। इफ एल्स जो है हमारे पास वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहलाता है, जैसे अभी इससे पहले भी एमसीक्यूज में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास है इन वाइल लूप कंडीशन इज चेक्ड एट डैश। वाइल लूप के अंदर हमारे पास कंडीशन जो है स्टार्ट में चेक हो रही होती है, जो डू वाइल लूप है उसके अंदर हमारे पास कंडीशन एंड में चेक होती है। उसके बाद हमारे पास है विच स्ट्रक्चर रिपीट्स कोड। तो हमारे पास लूप है, लूप के अंदर हमारे पास जो है वो लूप जो है हमारे पास जो है वो बार बार जो है वो बेसिकली रन हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास विच स्ट्रक्चर रिपीट्स कोड, तो लूप है बेसिकली। उसके बाद है विच इज़ नॉट अ लूप इन सी प्लस प्लस। इफ़ जो है वो हमारे पास लूप नहीं है, इफ़ हमारे पास जो है वो कीवर्ड है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ होता है। उसके बाद बात करें अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क इज डैश। तो यहाँ पर अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, तो यहाँ पे जो है हमारे पास फंक्शन जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारे पास हम किसी भी मॉड्यूलरिटी को अचीव करने जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को जो है वो फंक्शन के तौर पे जो है वो क्रिएट कर देते हैं और उसको उस फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं, उसको कॉल करवा देते हैं। विच कीवर्ड इज़ यूज्ड इफ़ अ फंक्शन रिटर्न्स नथिंग। तो अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो हम वॉइड कीवर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं। विच फंक्शन अलाउज अस टू डिवाइड प्रोग्राम इनटू फंक्शंस अलाउज अस टू डिवाइड प्रोग्राम इनटू पार्ट्स। उसके बाद है विच टेल्स द कंपाइलर अबाउट फंक्शन नेम एंड रिटर्न टाइप। बेसिकली डिक्लेरेशन जो है हमें मेन से पहले डिक्लेरेशन करनी पड़ती है किसी भी फंक्शन की, ताकि कंपाइलर को मालूम हो कि ये यहाँ पे फंक्शन जो है वो डिक्लेयर हुआ है। वैल्यूज पास ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल आर कॉल्ड। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो जब उस वक्त वैल्यूज को हम पास कर रहे होते हैं तो उनको हम आर्ग्यूमेंट्स, बेसिकली हम फंक्शन में तो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे होते हैं, मगर जो फंक्शन की स्टेटमेंट है ना वो उसके अंदर लिखा हुआ होता है, वो जो हमारे पास वेरिएबल बने होते हैं वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो बेसिकली बोथ कह सकते हैं। वैसे पास हम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं फंक्शन के अंदर, मगर वो मैप तो पैरामीटर्स पे ही हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर टेक्निकली जो है वो बोथ का ऑप्शन करेक्ट है।
वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज डैश। अगर वेरिएबल जो है वो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है तो उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल फंक्शंस, अगर वेरिएबल हमारे पास आउटसाइड हो ऑल फंक्शंस के तो वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तब वो एग्जीक्यूट होता है। अ फंक्शन कैन रिटर्न डैश वैल्यू नथिंग बोथ ए एंड बी नन, तो जो फंक्शन है वो दोनों या तो वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं या फिर कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। लास्ट है हमारे पास द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज डैश। आपको मालूम है कि हर सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन से जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।